हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स को हमने देखा है, जैसे माइंड मैप को देख लिया हमने, एमसीक्यूज को देख लिया, वेरी शॉर्ट को देख लिया, और आज हम शॉर्ट को देखने वाले हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम्पलर बुक से कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। क्या हमारा वर्ड लिमिट होना चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं। राइट, तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल हमसे क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई आर कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश बट आर इन तमिलनाडु। तो जो आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। जब इधर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको इधर बंगाल की खाड़ी दिखे, बंगाल है, फिर आपको बंगाल फिर कह रहा है, उसके बाद आपको इधर से आंध्र प्रदेश दिखेगा और नीचे इधर आपको तमिलनाडु दिखता है। ये आपका तमिलनाडु का है, ये आपका वेस्ट बंगाल का है, और यहाँ पर आपको दिखने वाला है क्या, तो यहाँ पर आपको एपी, दैट इज आंध्र प्रदेश। राइट, कहने का मतलब है कि कोरल रीफ्स जो है वो आपको वेस्ट बंगाल से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक में आपको देखने को नहीं मिलता, और निचला जो तमिलनाडु का हिस्सा है उधर आपको देखने को मिलता है। क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए भाई साहब क्योंकि इसके लिए क्या है ना कि ट्रॉपिकल एरियाज आर रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो हाई सैलिनिटी, तो यहाँ पे सैलिनिटी की ज्यादा जरूरत है। द इन्फ्लक्स ऑफ द फ्रेश वाटर शुड नॉट बी देयर एंड ऑल्सो नो साइलेशन शुड अकर। ऑल दीज आर फाउंड इन तमिलनाडु। तो ये सारे पैरामीटर्स पे ये वाला जो रीजन है वो ज्यादा खड़ा उतरता है। दैट इज वाई यहाँ पर कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलता है। एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बट आर नॉट फाउंड इन द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और इसके बाद जो ईस्ट कोस्ट है अपना उधर देखने को मिलता है, लेकिन हम अगर बात करें तो बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक तो वो हमें ये कंडीशन देखने को नहीं मिलता हाई सैलिनिटी वाला। दैट इज वाई कि हमें कोरल रीफ जो है वो तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, इधर कौन सा अपना इस समुद्र को हम लोग वे ऑफ बंगाल कहते हैं, इधर इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है ना। आगे चले अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कुछ ऐसा कि इफ ए फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन एक्वेरियम कंटेनिंग सी वाटर विल द फिश बी एबल टू सर्वाइव, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। देखिए दो कंडीशंस होती हैं। फ्रेश वाटर कहने का मतलब वो है, फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये है कि इस पानी में जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कम है। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। और वहीं अगर हम लोग सी वाटर की बात करते हैं तो सी वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है इसमें वो ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें रहने वाली जो फिशेज़ हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश है, उनको हैबिट है वो कैसा कि सैलिनिटी उनमें वो कम, मतलब कहने का है कि वो इस जगह पे रहती है जहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। सी वाटर में रहने वाले का अलग इन्वायरमेंट है। तो ऐसा है कि अगर फ्रेश वाटर में रहने वाले मछली को अगर हम समुद्र के पानी में भेज दें तो उधर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और समुद्र में रहने वाली मछलियों को अगर हम फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर दे तो इधर उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कह रहा है कि एक फ्रेश वाटर फिश है, अब हमने क्या किया कि उसको एक्वेरियम में डाल दिया है, और एक ऐसा एक्वेरियम जिसमें कि सी वाटर है। विल द फिश विल सर्वाइव। तो आपको क्या लगता है क्या मछली वो सर्वाइव कर पाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि मछली के सर्वाइवल में यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। कहता है कि इफ ए फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन एन एक्वेरियम कंटेनिंग सी वाटर देन द फिश मे नॉट सर्वाइव, क्योंकि इसको आदत नहीं। मेराइन और सी फिश इज एक्सपोज टू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन whereas the fresh water fish is exposed to the low salt concentration। तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन लो होता है, और फिर अगर हम उसको समुद्र के पानी में अगर हम डालेंगे तो सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होने से यहाँ पर आपको उसका सर्वाइवल जो है वो नहीं मिलने वाला, सर्वाइवल में उसको दिक्कत आने वाली है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल हमसे
क्या कहता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि व्हाई डू ऑल द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वेयर एज द मेजोरिटी ऑफ मेराइन ऑर्गेनिज्म लैक देम। दो है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के पास कहना है, क्वेश्चन का कुछ ऐसा, क्वेश्चन का कहना है कि ये जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर जो है, इसमें हमें क्या है, इनके पास हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट। लेकिन हमारे पास जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग बात कर ले मेराइन ऑर्गेनिज्म की, तो मेराइन ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ये चीज़ जो है वो नहीं देखने को मिलता। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि और फिर से वही है, सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला गेम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस वाले रीजन की बात करें तो इस वाले पानी में क्या है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, और वहीं इस वाले वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो फ्रेश वाटर फिशेस आर एक्सपोज टू लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, सो दे रिक्वायर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टू रिमूव एक्सेस वाटर। तो इसके लिए क्या है, एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वही है यहाँ पर, कुछ नहीं तो कुछ और सही वाली बात है। तो यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, तो उसकी जगह पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिलता है। इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कुछ ऐसा कि डिफाइन हेलियोफाइट्स एंड साइकोफाइट्स, नेम ए प्लांट फ्रॉम योर लोकेलिटी दैट इज आइदर हेलियोफाइट और साइयोफाइट। तो ये दो तरीके की चीज हैं, इन दोनों के बारे में हमें देखना है। तो हेलियोफाइट का मतलब हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जो सन लविंग प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जो सन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, सन के लाइट में एक्सपोज रहना पसंद करते हैं। तो सन लविंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हमने हेलियोफाइट्स का नाम दिया है। एंड फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ दे नीड द हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, और उनको उनके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए भी सनलाइट का जो है वो हाई इंटेंसिटी चाहिए होता है। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग हेलियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा थाइन, सनफ्लावर एक्सेट्रा। और वहीं सायोफाइट की बात करें तो आर ऑल्सो नोन एज द शेड लविंग प्लांट्स, जिनको सनलाइट से उतना ज्यादा लगाव नहीं है। सनलाइट के बिना ये रह नहीं सकते, ये बात भी कंफर्म है, लेकिन इनको छांव ज्यादा पसंद है। तो वही है, किसी को धूप पसंद है, किसी को छांव पसंद है ना। दे रिक्वायर लो इंटेंसिटी सनलाइट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सनलाइट अगर ये एग्जाम्पल जो है जैसे कि लाइकोपोडियम, सनलाइट जो है वो चाहिए, थोड़ा बहुत मिलेगा काम चल जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में क्या है, हेलियोफाइट्स में हमें मोर एंड मोर सनलाइट चाहिए। हमें जो सनलाइट चाहिए वो हाई इंटेंसिटी का चाहिए। तो ये रहा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आसान से क्वेश्चन है, सबको आप नोट कर लो ना, स्क्रीनशॉट निकाल लो। एग्जामिनेशन पे पूछे जाने पे बिल्कुल हम आंसर करने वाले हैं। किसी तरीके का डाउट मन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। फिलहाल आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि हमारा 5वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि व्हाई डू सबमर्ज प्लांट रिसीव्ड वीकर इल्यूमिनेशन देन एक्सपोज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। इन लेक दो कंडीशन है, एक है हमारे पास, दो चीजें हैं, एक है हमारे पास सबमर्ज प्लांट है और एक है हमारे पास है जो है वो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स है एक्सपोज फ्लोटिंग प्लांट्स इन लेक सबमर्ज रिसीव वीकर इल्यूमिनेशन। तो जो सबमर्ज प्लांट है जो पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, उसको जो है वो कह रहा है कि रिसीव वीकर इल्यूमिनेशन देन एक्सपोज फ्लोटिंग प्लांट इन लेक। ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते हैं दो कंडीशन है। अगर ये हम पानी के सरफेस को बनाते हैं और यहाँ पर कुछ है जो ऊपर की ओर ऊपर तैर रहा है और कुछ है जो थोड़ा अंदर में है, तो अब कहने का मतलब ये है
कि सनलाइट यहाँ पर इसको डायरेक्ट मिलने वाला है, सनलाइट इसको डायरेक्ट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर सनलाइट जो है वो थोड़ा पानी को चीरते हुए अंदर की ओर जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी जो सनलाइट का जो है ना, सनलाइट जो है वो थोड़ा कमज़ोर होता चला जाएगा, सनलाइट की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी वीक होती चली जाएगी। तो कह रहा है कि द सनलाइट रीचेज द प्लांट बाय पासिंग थ्रू डीप वाटर। ठीक है, द सनलाइट रीचेज द प्लांट बाय पासिंग थ्रू डीप वाटर, फ्लोटिंग प्लांट्स आर एक्सपोज टू हाई इंटेंसिटी सनलाइट। अब चूंकि ये अपर सरफेस पे है तो सनलाइट इसको डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन वही इस वाले केस में पानी के अंदर जाना है तो क्या है, बिकॉज दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वही है जो फ्लोटिंग प्लांट है, फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, तो इनको मिल गया डायरेक्ट। सनलाइट डायरेक्टली रीचेस टू दीज प्लांट्स, एंड जो प्लांट जो सबमर्ज्ड है उनमें क्या है कि पानी को चीरते हुए सन के लाइट को जाना है वहां तक, तो पानी को चीरते हुए जब सन के लाइट को वहां तक जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटेंसिटी है हमारे लाइट की वो धीरे धीरे कम होने वाली है। बहुत ही आसान सा चीज़ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से बिंदास तरीके से आंसर करने वाले हैं, राइट। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा छठा सवाल, हमसे क्या पूछ रिया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भाई साहब, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है क्या, तो कह रहा है कि इन ए सी होल द बेंथिक एनिमल्स लिव इन सैंडी, मडी एंड रॉकी सबस्ट्रेट एंड अकॉर्डिंगली डेवलप टू द फॉलोइंग अडेप्टेशन। ठीक है, burrowing, building cubes and hold fast. Find suitable substratum against each adaptation। तो ये जितने adaptation हैं इन सभी के लिए हमें बोल रहा है, इन सभी के लिए हमें बोल रहा है कि suitable substratum क्या होगा इन सभी के लिए। क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है। वही कह रहा है कि जो ये हमको बरिंग दिख रहा है यहाँ पे सैंडी कंडीशंस, ये जो आपको बिल्डिंग क्यूब्स है इसके लिए मडी, एंड जो हमारा होल्ड फास्ट है इसके लिए कैसा चाहिए, तो इसके लिए रॉकी कंडीशन की ज़रूरत है। तो वही कहने का मतलब है सैंडी, मडी एंड रॉकी, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि कैटेगराइज द फॉलोइंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हमारे पास, इनको कैटेगराइज करना है इनटू हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड मीसोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है हमको हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स में इनको क्लासीफाई करना है। सैल्विनिया हमारे पास, अपोन्शिया है हमारे पास, राइजोफोरा है एंड मैंगीफेरा है। तो ये हमारे पास कुछ नाम है, इनको हमें हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स में हमें क्लासीफाई करने को मांग रहा है। तो हम इसका आंसर करेंगे कि जो सैल्विनिया है इसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट के कैटेगरी में रखा गया है। ओपोन्शिया को हम लोग ज़ेरोफाइट में रखते हैं, राइजोफोरा जो है वो हेलोफाइट में है, एंड मैंगीफेरा जो है वो मीजोफाइट में इसको रखा गया है। तो ये रहा इसके बारे में और ये रहे इसके क्लासिफिकेशन। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड की बात की जा रही है। वी सी प्लांट्स विच आर फ्री फ्लोटिंग, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमें फ्री फ्लोटिंग टाइप ऑफ दिखते हैं। रूटेड सबमर्ज्ड हैं कुछ हमारे पास रूटेड इमर्जेंट है, कुछ हमारे पास है जो वो रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स हैं। राइट द टाइप्स ऑफ प्लांट अगेंस्ट ईच ऑफ देम। तो ये सारे जो हैं इसके आगे वो लिखना है। तो हमारे पास है प्लांट का नाम हमारे सामने ये रहा और इसका आंसर हमको देना है, राइट। हाइड्रेलिया हमारे पास है टाइफा, हमारे पास है निम्फिया, हमारे पास है लेमा और वेलिस नेरिया। ये सारे हमारे पास कुछ हैं, इन सब का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सबमर्ज्ड की बात की जा रही है। हाइड्रिला इज द सबमर्ज्ड। ऑप्शन बी हमारे दूसरा जो हमारे पास है टाइफा के बारे में कह रहा है कि दिस इज रूटेड इमर्जेंट। हमारे पास जो तीसरा है दैट इज कि निम्फिया, इसका है रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स। हमारे पास है लेमना जिसका है फ्री फ्लोटिंग, एंड हमारे पास जो लास्ट है वेलिसनेरिया, ये आ जाएगा हमारे रूटेड सबमर्ज्ड के अंदर। तो ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर्स। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम मूव करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज कि आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन हैबिटेट पर यूनिट एरिया इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग साइज है, अलग अलग शेप है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब कि यूनिट है जिनमें उनको नापा जा रहा है। तो बैक्टीरिया हमारे पास बनियान है, डियर एंड फिश है। तो वही कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन हैबिटेट पर यूनिट एरिया इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट, अलग अलग यूनिट में रखते हैं, राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। तो बैक्टीरिया को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, बनियान, डियर एंड फिशेस को, उन सब के बारे में रखना, क्योंकि उनका हैबिटेट अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से करेंगे। जब बैक्टीरिया की बात करते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको वॉल्यूम पर नंबर यूनिट से हम मेजर करते हैं। दूसरा जो हमारे पास बनियान है, बनियान की बात करें तो हम इसको बायोमास पर एरिया पर रीजन से हम इसको मेजर करते हैं। डियर को हम करते हैं नंबर पर एरिया के हिसाब से, एंड फिश को हम करते हैं नंबर पर एरिया के हिसाब से। तो ये इसके कुछ मेजरिंग यूनिट्स हैं, कुछ अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, बैक्टीरिया है हमारे पास, बनियान है, डियर है एंड फिश है। बैक्टीरिया, बनियान, डियर एंड फिश। बैक्टीरिया का वॉल्यूम पर यूनिट, वॉल्यूम पर नंबर यूनिट, बनियान का हो गया बायोमास पर एरिया पर रीजन। इसके बाद हमारे पास था दैट इज़ की डियर, तो डियर का नंबर पर एरिया, फिश का नंबर पर एरिया। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। किसी तरीके का डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। फिर हम जंप करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कुछ एक तो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को तो हम पिरामिड बोलते आ रहे हैं तब से। इसमें कह रहा है कि लेवल दी 3 टीयर, 3 टीयर हमारे पास, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आर गिवन इन द अबव एज पिरामिड, या एज पिरामिड है। तो इसको लेवल करना है कि भाई 1 2 3 क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव एज पिरामिड। और आपको ये किस तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, राइट। तो 1 2 3 की बात करें तो ना टीयर 1 जो है वो है प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। टीयर 1 ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, एंड वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये प्री है, अगर ये प्री रिप्रोडक्टिव है ये अगर, और ये रिप्रोडक्टिव है अगर, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है अगर, तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है, ये जो है ना ये ओल्ड पर्सन्स की बात कर रहा है। ये जो है अभी रिप्रोडक्टिव है और ये कुछ समय के बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाने वाला पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो है ये अगर ये रिप्रोडक्टिव फेज में चले गए तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तो और नंबर्स हमारा बढ़ने वाला है। तो ये जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को ये दिखा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्रेजेंटेड बाय द अबव एज पिरामिड। तो हमें दिख रहा है कि इंक्रीजिंग दिख रहा है, कि बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। वही कहता है कि द पिरामिड प्रेजेंट ए ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन एज द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो कहने का मतलब कि सबसे नीचे ऐसे नहीं, प्यार से थोड़ा ये एंड थोड़ा ये, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यही है ना। तो मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो अब रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते, वैसे भी उनकी संख्या कम है। रिप्रोडक्टिव फेज में जो है वो रिप्रोडक्शन करेंगे और बढ़ाएंगे संख्या। प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है वो कुछ समय के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाएंगे, एंड देन फिर वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ में हिस्सेदारी करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि द पिरामिड रिप्रेजेंट्स ए ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, मतलब ये पॉपुलेशन अभी बढ़ते चला जा रहा है, बस यही चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखेंगे कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन का कहना है कि इन एन एसोसिएशन ऑफ 2 एनिमल स्पीशीज, तो इन एसोसिएशन ऑफ 2 एनिमल स्पीशीज, 2 एनिमल स्पीशीज के एसोसिएशन की बात की जा रही है। वन इज अ टर्माइट व्हिच फीड्स ऑन वुड एंड द अदर इज प्रोटोजोअन trichomon mypha which present in the gut of the termite. What type of association they establish? तो कहने का मतलब है कि एक जो है वो वुड को खा रहा है और दूसरा जो है वो गट में बैठा है उस टर्माइट के, वो प्रोटोजोआ। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन है,
इन दोनों ऑर्गेनिज्म का, मतलब ये प्रोटोजोआ और ये जो टर्माइट है, ये किस तरीके का एसोसिएशन है, आप क्या लगता है? तो द एसोसिएशन इन विच वन ऑफ द टर्माइट एंड अदर इज ए ट्राइकोनिम्फा इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। इसको म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है इनका, तो म्यूचुअलिज्म रिलेशन है दैट इज बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड, तो जिसमें दोनों के दोनों जो है उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो है इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है, दोनों को यहाँ पर फायदा पहुंच रहा है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, राइट। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कुछ ऐसा कि लियान्स आर वैस्कुलर प्लांट्स रूटेड इन द ग्राउंड। तो लियान्स जो है वो वैस्कुलर प्लांट है जिसको ग्राउंड में रूट किया गया है, एंड मेंटेन इरेक्टनेस ऑफ देयर स्टेम बाय मेकिंग द यूज ऑफ अदर ट्री फॉर सपोर्ट। और इसको इरेक्टनेस देने के लिए, इसके स्टेम को थोड़ा सपोर्ट वगैरह देने के लिए जरूरत पड़ रही है किसी दूसरे ट्री के सपोर्ट की जरूरत यहां पर पड़ रही है। दे डू नॉट मेंटेन डायरेक्ट रिलेशन विद दोस ट्रीज। और वैसे अगर हम देखें तो इनको उन ट्रीज के साथ जिनसे ये सपोर्ट ले रहे हैं उनसे इनका किसी डायरेक्ट रिलेशन उस प्लांट से नहीं है, उस ट्री से नहीं है। डिस्कस द टाइप ऑफ एसोसिएशन द लियान्स हैव विद द ट्रीज। तो टाइप ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करना है, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। तो देखिए लियान्स जो है एक्चुअली इनका जो स्टेम है ना ये काफी ज्यादा लूज टाइप का है, तो ये खुद अपने इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। तो वही कह रहा था एसोसिएशन इन विच वन इज लियान्स एंड अदर इज अ ट्री इज कॉमेंसलिज्म। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक स्पेशीज जो है उसको फायदा मिल रहा है और दूसरे को किसी तरीके का मतलब नहीं है, ना तो उसको किसी तरीके का हार्म पहुंचाया जा रहा है, ना ही उसको किसी तरीके का क्या बोलते हैं उसको नुकसान हो रहा है, ना किसी तरीके का फायदा है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है। तो वही कह रहा है कि कॉमेंसलिज्म, वन स्पेशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज neither benefited nor harmed. The lianas plant has a long flexible stem. It gets the support of the tree without affecting and harming or providing any benefit to the tree. बस उसको सपोर्ट लेकर के ये आगे बढ़ रहा है, इससे ना तो उसको कोई नुकसान है ना उससे कोई फायदा है। तो दिस टाइप ऑफ सपोर्ट जो है इस टाइप का एसोसिएशन है। डिस्कस द टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन एक ऐसा है, तो कॉमेंसलिज्म टाइप ऑफ एसोसिएशन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो 2 उस माइक्रोब्स का नाम लेना है और नाम इन द फॉर्म साइंटिफिक नेम उनका नाम लेना है विच आर इनहिबिटिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो 2 की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास इकोलाई है और दूसरा लैक्टोबैसिलस है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन आर एस्चेरिचिया कोलाई एंड लैक्टोबैसिलस। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, काफ़ी आसान है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि व्हाट इज ए ट्री लाइन। तो ट्री लाइन क्या होता है, तो ट्री लाइन इज एन एल्टीट्यूड बियॉन्ड विच देयर इज नो ट्री इज सीन एंड बियॉन्ड द ट्री लाइन ओनली श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड। तो ये वो एल्टीट्यूड है जहां पर जिसके बाद हमें ट्री नहीं देखने को मिलता, ट्री जो है उसकी समाप्ति हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई किसी तरीके का वहाँ पे प्लांट नहीं है, वहाँ पर है, किस तरीके का है, तो वहाँ पर हमें श्रब्स एंड हर्ब्स देखने को मिलते हैं लेकिन ट्री नहीं देखने को मिलते। तो वो लाइन उसको हम लोग ट्री लाइन के नाम से जानते हैं, राइट। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक नजर उसके ऊपर डालेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है कुछ ऐसा कि डिफाइन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ड्रॉ ए एज पिरामिड फॉर द सेम। तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ये मतलब नहीं होता है कि पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखता है ग्रोथ रेट, तो कहने का मतलब है कि जैसा ग्रोथ रेट हमारे इस वाले
जनरेशन में था, अगले वाले में भी वैसा ही है, उसके अगले वाले में भी वैसा ही है, तो इसको हम लोग जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ जो है वो एक जैसा दिखेगा, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू हुआ है एक जैसा, ठीक है, मतलब उसी तरीके का है, उसी तरीके का एक ही उसमें चल रहा है, तो ये जीरो ग्रोथ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जीरो ग्रोथ का आपको यहाँ पर सीन देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ए कंडीशन वेयर इन द पॉपुलेशन नाइदर ग्रो और नॉट डिक्लाइन, जितना था उतना ही है, ठीक है, जितना था पिछले जनरेशन में उतना ही हमको अगले जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का कहानी ये हो जाता है। नोट कर लो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमसे कि लिस्ट एनी 4 कैरेक्टर्स दैट आर एम्प्लॉयड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस। तो लिस्ट एनी 4 कैरेक्टर दैट आर एम्प्लॉयड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस। तो ऐसे 4 कैरेक्टर्स का नाम लेना है, ठीक है। पहला हमारे पास है नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, जन्म लेना मरना, दूसरा सेक्स रेशियो है, तीसरा पॉपुलेशन डेंसिटी एंड चौथा हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास 4 कैरेक्टर है दैट आर एम्प्लॉयड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस। तो ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस जब होता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डेटा निकलता है, किस एज ग्रुप के लोग कितने रह रहे हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो सेक्स रेशियो क्या है पर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितना है, वो नेटेलिटी कितने लोगों ने कैसे जन्म लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्कशन होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है, पता लगाया जाता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस में इन 4 कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, याद हो जाने लायक है एक बार में। फिर आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो ये जितने टाइप्स हमारे पास है ABCDEF तक, इन सब के एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूँ। माइग्रेटरी एनिमल्स, कैमोफिलेटेड एनिमल्स, प्रेडेटर एनिमल्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हो गया, फाइटोफेगस एनिमल्स हो गया, केमिकल डिफेंस एजेंट हो गया। इन सब के ऊपर एक एक एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एक से ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए हुए हैं, आप किसी भी एक भी याद कर ले तो आपका काम बन जाएगा। माइग्रेटरी एनिमल में साइबेरियन क्रेन है, सैल्मन है, डॉल्फिन एक्सेट्रा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया है कॉम्यूफिलेटेड एनिमल्स में ग्रास हॉपर है, कैमेलन है, फ्रॉग एक्सेट्रा है। प्रीडेटर में टाइगर, स्पैरो, लायन आ गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में माइक्सोमा वायरस टू किल द यूरोपियन रैबिट, गैम्ब्यूसिया फिश टू चेक द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो लार्वा, मोथ अगेंस्ट प्रिकली पिक कैक्टस एक्सेट्रा। फाइटोफैगस एनिमल्स की बात करें तो इसमें आ गया लोक्ट्यूसा इंसेक्ट, बीटल, बटरफ्लाई, एक सेकेंड, तो ये सब बीटल, बटरफ्लाई एक्सेट्रा ये सब इसमें आ गए। केमिकल डिफेंस एजेंट की बात करें तो हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय कैलोट्रोपिस, ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप नोट कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें से आपको एक भी याद हो जाता है, सब में से, जैसे माइग्रेटरी में से साइबेरियन क्रेन, सैल्मन, डॉल्फिन, इसको एक भी याद है तो आपका काम बन जाएगा, राइट। इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यहाँ पे ये रहा, ये कुछ हमारे पास ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि स्पेशीज A और इधर स्पेशीज B दिया है। फिर हमको यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन का नाम लेना है, इसके एग्जाम्पल का नाम लेना है, मतलब कि इसको ये क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए स्पेशीज A की बात करें, स्पेशीज A को फायदा मिल रहा है, स्पेशीज B को नुकसान मिल रहा है। कैसा इसका इंटरेक्शन होगा, तो प्रेडेशन, एग्जाम्पल फाइटोफैगस एनिमल्स या प्लांट, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास था प्रेडेशन, फाइटोफैगस एनिमल्स एंड प्लांट, इस बारे में बात करें तो दोनों को फायदा मिल रहा है, तो इसको हम लोग प्रोटो कॉपरेशन का नाम दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सपीकर एंड ब्लैक राइनो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरे में अगर प्लस है, चौथे में माइनस है, वो कॉमेंसलिज्म कह रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम 0 लिखना पसंद करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक को फायदा मिल रहा है तो दूसरे को किसी तरीके का ना तो नुकसान है, नुकसान होता तो हम ये लिखते हैं, फायदा होता तो हम इसको ये लिखते, लेकिन यहाँ पर ऐसा दोनों में से कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिया, कॉमेंसलिज्म हो गया इसका। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सी एमेमोन एंड हर्मिट क्रैब इसका एग्जाम्पल हो गया। ये स्पेशीज ABC टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये इसके एग्जाम्पल, जिसको भी आप नोट कर लो, अब इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। याद रखने लायक चीज़ है, एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो हम बता देंगे, ऐसे इस तरीके से तो शायद नहीं पूछना चाहिए इसको, राइट। इसको नोट कर लिया, अब आगे बढ़ें, इसको नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कुछ इमेज दिया हुआ है, कह रहा है ऑब्जर्व द सेट ऑफ 4 इमेजेस ABCD, यहाँ पर 4 इमेज है हमारे पास, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फिगर शोज म्यूचुअलिज्म, तो इसमें से म्यूचुअलिज्म कौन शो कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन इज इन डी, तो डी में किस तरीके का एसोसिएशन है। फिर हमारे पास है कि नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ द एसोसिएशन इन सी, एंड व्हाट रोल ऑफ इंसेक्ट परफॉर्मिंग इन बी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स को हमें करना है। तो फिगर ए जो है वो म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है। अगर फिगर डी की बात करें तो शोज एन एसोसिएशन ऑफ प्रेडेशन। फिगर सी की बात करें तो फिगर सी शोज द इग्रेस एंड ग्रेजिंग कैटल, और फिगर बी की बात करें तो इंसेक्ट इज फेटोफाइगस दैट फीड ऑन द सैप ऑफ द फ्लावर, दैट फीड ऑन द सैप ऑफ द फ्लावर। तो ये रहे इन 4 फिगर्स के बीच में कुछ बातें, इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 19 को इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी तरीके का डाउट आपके मन में रह गया है तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या हो क्लास 12, सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, CUET सबकी तैयारी कराई जाती है। वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com को। यहाँ जाकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर पे जाना है, लेक्चर्स को देखना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।